आहार एवं पोषण पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो आहार व पोषण, पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं, फिर इस मेन मुद्दे पे आएंगे। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। आपके शरीर की वृद्धि के लिए, आपके शरीर के विकास के लिए, आपकी शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, शरीर जितने भी काम करता उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से, आहार से। किससे मिलती है? आहार या भोजन से। और भोजन में जो तत्व पाए जाते हैं जो ऊर्जा देने का काम करते हैं, या ऊर्जा के साथ में शरीर की वृद्धि, विकास, उसके अनुरक्षण, उसकी जैविक क्रियाओं, उसकी प्रतिरक्षा आदि में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं पोषक तत्व या पोषक पदार्थ। सुना होगा आपने, क्या कहते हैं उनको अपने? पोषक तत्व या पोषक पदार्थ। हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं कितने? 6। ये 6 7 होते हैं। कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, चलो पहले आप बोल दो, बोलिएगा जी, बोलो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, 6 बड़े हैं। तो एक रुक्षांश या जिसको कहते हैं रेसे, फाइबर्स, सलाद दिखाते हो ना खीरे वगैरह, उसमें फाइबर होता है, रेसे होते हैं। तो ये 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज लवण और रेसे, इसको रुक्षांश भी कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, 6ठी 7वीं क्लास तक रुक्षांश लिखती है, फिर रेसे लिखती है। अब इन 7 में से अपने को ऊर्जा देते हैं कितने? 3। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 ही अपने को क्या देंगे? ऊर्जा। इसलिए इनको कहते हैं ये भोजन के मूलभूत कण हैं। आपसे पूछे कि भोजन में कुल पोषक तत्व कितने होते हैं, तो और मूलभूत तत्व कितने होते हैं? 3 ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये 3 ही आपको क्या देंगे? ऊर्जा। अब आप कभी उपवास वगैरह करते हो, व्रत करते हो, तो खाना तो नहीं खाते है ना? नहीं खाते, एक टाइम खाते हो। भूख लगी होती है तो कभी कभी हम पानी पी लेते हैं, पीते हैं ना? 1 गिलास पानी पिया, 1 लोटा पानी पिया, 1 बोतल पानी पिया, क्या भूख शांत हो जाती है? नहीं होती। नॉर्मल। क्या पानी आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देता? देता है। तो फिर मैं ये बोल रहा हूं कि ऊर्जा तो 3 ही देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो फिर जल का नाम क्यों नहीं लिया मैंने? थोड़ी बहुत देता है इसलिए उसको नहीं करते। शाबाश। देता है या नहीं? हाँ या ना? तो फिर आपको भूख लगी होती है और पानी पीते हो, तो फिर वो भूख शांत कैसे हो जाती है? देता है क्या? भूख कब लगती है? चलो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर अपने को समझ। भूख कब लगती है? भूख कब लगती है आपको? जब खाना खाने का मन होता है तो भूख लगती है। हैं? आरएस की तैयारी कर रहे हो? कांस्टेबल हो? हैं? आप ये बोलोगे कि भूख तब लगती है जब खाने का मन होता है। भूख कब लगती है एक्चुअल में? आपसे पूछ ले कि भूख कब लगती है, इसका कारण क्या होता है? शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो आपको क्या लगती है? भूख। और आप पानी पीते हो तो भूख शांत होती है कि नहीं होती? मतलब पानी ने ऊर्जा दी है तभी शांत हुई है, वरना नहीं होती। याद रखिएगा, भूख 2 कारणों से लगती है। पहला, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। दूसरा, उसके साथ साथ शरीर में पानी की कमी होगी।
ये दोनों चीजें होगी तभी भूख लगेगी, ऊर्जा और पानी की कमी। आपको भूख लगती है तो आप एक गिलास पानी पी लोगे तो भूख शांत हो जाएगी, क्योंकि पानी ने क्या किया, पानी की कमी को दूर कर दिया। आप एक गिलास पानी पी के 1 घंटे काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पानी ऊर्जा, पानी सिर्फ शरीर में पानी की पूर्ति करता है, जल आपूर्ति करता है। पानी शरीर को ऊर्जा, ऊर्जा केवल कितने देंगे? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। विटामिन, जल, खनिज लवण और रेसे ये कभी भी शरीर को ऊर्जा, तो फिर ये भोजन में जरूरी क्यों है? शरीर में ये फिर भोजन में जरूरी क्यों है? 7 क्यों चाहिए? 3 ही ले लेते। शरीर का संतुलन बनाना, वरना गिर जाएगा। हैं? शरीर का संतुलन बनाने से क्या अभिप्राय है आपका? शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं होती है ना, उसमें भाग लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको मेन मुद्दे तक ला रहा हूं। आप भोजन में नमक खाते हो, सोडियम क्लोराइड खाते हो। आप सब्जियां खाते हो, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारे होते हैं। 3 चीजें आपको बताता हूं। अरे, एक तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, इन 3 का कितना रोल है देखो। ये अपने ब्लड में होना चाहिए 135, 100 ml ब्लड में ये होना चाहिए 3.5, और इसका कुछ नहीं है, ये लगभग 18-19 के होता है। ठीक है, ये भोजन में इतने होने चाहिए। अगर ये 134.5 ही हो गया ना, ये सोडियम, तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे आपके पूरे शरीर को लकवा हो गया, एक सोडियम की वजह से। अगर ये पोटेशियम कम हो गया है 3.5 से, मान लो 3.04 या 3.4 ही हो गया है, आपके हाथों हाथ अटैक आ सकता है आपको। अब बताओ ये जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। समझे मेरी बात? तो ये सारे के सारे क्या है? खनिज लवण है, और ये हमारी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। सोडियम पोटेशियम नहीं होगी तो तंत्रिकाएं काम नहीं करेगी। पोटेशियम, जैसे कैल्शियम नहीं हुआ, कैल्शियम नहीं हुआ तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आपकी हार्ट बीट बैलेंस रहती है, लगभग 72 बार धड़कता है ना हृदय, ये 72 बार धड़कता रहे इसलिए अपने शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। अगर ये सही नहीं हुआ तो ये धड़कन है वो 60 तक पहुंच जाएगी, और जब ये 60 तक पहुंच जाएगी तो आप कहीं और पहुंच जाओगे। समझ में ही बात? तो ये क्यों जरूरी है? शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए। समझ गए? डालो हेडिंग, आहार व पोषण। आहार व पोषण लिखो। जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, विकास, जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण, शरीर की रक्षा, अनुरक्षण, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, संरचना के निर्माण, संरचना के निर्माण, मरम्मत, कोमा लगाते चलना इनके, शरीर की वृद्धि, कोमा विकास, कोमा अनुरक्षण, कोमा प्रतिरक्षा, कोमा शरीर की संरचना, कोमा मरम्मत। मरम्मत वापिस बोलूं, सजीवों को अपने शरीर की वृद्धि,
विकास, अनुरक्षण, प्रतिरक्षा, शरीर की संरचना, मरम्मत, व विभिन्न जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नई लाइन से लिखना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, जिन्हें पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं, जिन्हें पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। कोई समस्या? वापस बोलूं, जीव इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए या इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, जिन्हें भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कहा जाता है। नई लाइन से लिखिएगा, हमारे भोजन में कुल 7 पोषक तत्व होते हैं। कुल 7 पोषक तत्व होते हैं। 1 नंबर पे लिख दो, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4, 5, 6, 7। सातों के पता है नाम तो लिख दीजिए। कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ना है। 2 नंबर पे लिख दीजिए प्रोटीन, ये भी डिटेल में पढ़ना है। 3 नंबर पे लिख दीजिए वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे, या रेसे के ब्रैकेट में लिख देना रुक्षांश, फाइबर्स। हो गए? लिखो नई लाइन से, इसी में लिखना, इनमें से सातों लिख दिए ना। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को भोजन के मूलभूत पोषक तत्व कहा जाता है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को भोजन के मूलभूत पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों तत्व
ये तीनों तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये तीनों तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्लियर है बात? कोई समस्या? आपसे पूछ ले भोजन में कुल कितने पोषक तत्व होते हैं तो, और मूलभूत कितने होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में जैसे आप है, मैं है, ठीक है, हमारे अंदर पोषण पढ़ना है अपने को, या जंतुओं में। अब पादप होते हैं, पौधा जो होता है आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खुद भोजन बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? क्या जंतु भोजन खुद बनाते हैं अपना? नहीं बनाते। अब खुद नहीं बनाते इसका मतलब ये नहीं कि सर रोटी तो हम बनाते हैं ना, लेकिन वो रोटी आई कहां से है? हैं? महंगाई राहत कैंप से अपने को गेहूं मिली थी, वहां से आटा, और आटे से फिर क्या बनी? रोटी। तो जंतु जो होते हैं वो पादपों की तरह खुद भोजन नहीं बना सकते। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य पादप या जंतु पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। क्या कहलाते हैं ये? क्यों कहते हैं परपोषी? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जैसे गेहूं पर हम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से? गेहूं पर हम निर्भर करते हैं भोजन के लिए, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। और बकरी है जैसे, या हिरण है, जैसे आपसे पूछ लिया कि हिरण पर सलमान खान है, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता था या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष। आप उल्टा बोल रहे हो, गेहूं सीधी थोड़ी खाते हो आप कि ये पौधा तोड़ा गेहूं का, सॉरी गेहूं का पेड़ तोड़ा और खा लिया। गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है? पहले तो ये है पौधा। चने का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता ना? फिर ठीक है। कोई था एक, वो कह रहा था चने का पेड़ होता है। सुनिएगा, गेहूं हम सीधी खाते हैं क्या? गेहूं निकालते हैं पौधे से, फिर उसका आटा और फिर रोटी। तो गेहूं पर हम अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, और जंतु जैसे बकरा है या बकरी है, उस पर हम प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसका मांस सीधा खा रहे हैं हम, है ना? खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? या मतलब आप नहीं खा रहे ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं खाता, फिर खाते तो है ना। आप नहीं खाते, अच्छी बात है बुरी बात है वो अलग छोड़ो, लोग तो खाते हैं ना। या बकरी का मांस किसी और को दोगे, उससे फिर मांस लोगे, ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट हो। समझ गए? तो एक छोटी सी लाइन लिखिएगा, नई लाइन से ही लिख दो। जंतु पादपों की तरह हैं। जंतु पादपों की तरह हैं, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ये भोजन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पादप या जंतु पर, किसी पादप या जंतु पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें
परपोषी कहा जाता है। परपोषी कहा जाता है। अब थोड़ी देर के लिए लिखने का काम रोक दीजिए, ठीक है। अगली जो हमारी बात है वो है जंतुओं में पोषण के प्रकार। बेसिक तो आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां से टॉपिक शुरू होता है, जंतुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब जंतुओं में पोषण है वो भोजन किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है, और इस आधार पर पोषण है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है पूर्ण भोजी पोषण। कौन सा जी? पूर्ण भोजी। दूसरा है परजीवी पोषण। कौन सा? और तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। देखो, जो मृत पदार्थों को खाएगा भोजन के रूप में वो क्या कहलाएगा? ठीक है। जो भोजन हेतु किसी जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रहेगा वो कौन सा होगा? और जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है वो कौन सा होता है? पूर्ण भोजी पोषण। जैसे मानव शरीर पर जुएं हैं, मानव शरीर पर क्या है? जुएं। ये किस प्रकार का पोषण है? परजीवी पोषण। केंचुआ देखा होगा आपने, केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? मिट्टी जो होती है उसमें मृत पदार्थ है उनको खाता है। ये किस प्रकार का पोषण है? और हम भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, हमारा पोषण कैसा है? पूर्ण भोजी पोषण। तो भोजन जिस रूप में ग्रहण करता है उसके आधार पर जंतुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। पहले इसको पढ़ना है। इसमें अलग अलग तरीके के जीव आते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। अपमार्जक सुना है नाम? डिटर्जेंट, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। परजीवी पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। जैसे प्लाज्मोडियम आपके शरीर में प्रवेश किया था, आपकी ब्लड में रहा था, वहां पे आरबीसी को नष्ट किया था, तो वो कौन सा होगा? अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी? अंतः परजीवी। समझ में आया? और इसकी तो डेफिनेशन ही पूछेगा, तो हेडिंग डालिएगा जंतुओं में पोषण के प्रकार। जंतुओं में पोषण के प्रकार। इसमें एक लाइन लिखिए पहले, भोजन की प्रकृति, नेचर, भोजन की प्रकृति तथा जीव द्वारा भोजन की प्रकृति तथा जीव द्वारा उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीव द्वारा उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण 3 प्रकार का होता है। जंतुओं में पोषण 3 प्रकार का होता है, और उसमें पहली हेडिंग डालिए पूर्ण भोजी पोषण।
देखो मैंने क्या लिखा, भोजन की प्रकृति और उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर पोषण कितने प्रकार का ये अपने अंदर होता है। तो इसमें हम भोजन को किस रूप में लेते हैं? ठोस रूप में। जुएं हैं वो आपके सर पे है, वो क्या खून चूसती है, तो वो भोजन किस रूप में ले रही है? तरल रूप में। तो भोजन की प्रकृति अलग है और इसमें भोजन किस रूप में लिया जाएगा? मृत रूप में। तो तीनों की प्रकृति अलग हुई और ग्रहण करने की विधि भी अलग है। हमारे अंदर जो भोजन ग्रहण की विधि है, इसमें पूरा मैं कह सकता हूं कि विकसित तंत्र है। पहले उसे ग्रहण किया जाएगा, चबाया जाएगा, पाचन होगा, अवशोषण होगा, फिर शरीर को ऊर्जा देगा और अपचित भोजन वो बाहर निकलेगा। समझ गए? केंचुए में ऐसा नहीं होता, जुओं में ऐसा नहीं होता। तो भोजन की प्रकृति के आधार पर पोषण वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, जिसमें पहला कौन सा है? पूर्ण भोजी पोषण। पहली बात, इसको हम प्राणी समपोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये प्राणियों के समान पोषण है। अपने प्राणी है तो इस पोषण को क्या कहेंगे? प्राणी सम पोषण। दूसरी बात, इसमें जो जीव होगा वो भोजन के लिए किसी पादप या जंतु पर निर्भर करेगा। करेगा या नहीं करेगा? किसी पादप या जंतु पर निर्भर करेगा। और जिन जीवों में ये पोषण पाया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। आप क्या हो? सर्वाहारी या शाकाहारी? सर्वाहारी। आपका मतलब आप अकेले से नहीं हैं, आपका मतलब पूरे होमो सेपियंस की बात आ रही है। और होमो सेपियंस क्या होते हैं? सर्वाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो भोजन है या भोजन के रूप में पादपों को ग्रहण करते हैं, जैसे बकरी, गाय, हिरण, खरगोश। ठीक है, ये क्या होंगे? मांसाहारी, जो भोजन हेतु जंतु पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? जैसे शेर, चित्ता और शेर, चित्ता, बाघ, भेड़िया। भेड़िया को इसमें नहीं रखेंगे, भेड़िया अलग चीज है। कुत्ता, कुत्ता सर्वाहारी है। आप रोटी देते हो, नहीं खाता क्या? कि नहीं मेरे को तो मीट दो, हैं? कुत्ता रोटी भी खा लेता है और मांस का टुकड़ा दे देते हैं तो वो भी खा लेता है। लिखो, एग्जाम्पल ही पूछेगा इसमें, निम्न में से शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है और वो अपमार्जक? गेंडा। गेंडा क्या होता है अभी? मतलब होता क्या है इसका मतलब? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। शाकाहारी। आपने देखा ही नहीं है तो हमें नहीं पता है। गिद्ध, गिद्ध को अपमार्जक में रखेंगे। अपमार्जक अलग कैटेगरी बताऊंगा। एक लक्कड़ बग्गा हुआ, भेड़िया हुआ, चील हुई, बाज हुआ, गिद्ध हुआ, इनको अलग में रखेंगे। ना शाकाहारी, ना मांसाहारी, ना सर्वाहारी, अपमार्जक होते हैं ये। अभी आएगा, चिंता मत कीजिए। लिखो, पूर्ण भोजी पोषण। इसे प्राणी सम पोषण भी कहते हैं, प्राणी समान। प्राणी सम पोषण भी कहते हैं क्योंकि यह भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार के पोषण में जीव
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पादप या जंतु पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पादप या जंतु पर निर्भर करता है। एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, पूर्ण भोजी पोषण करने वाले जीव। जीव कौन कौन से हैं? पूर्ण भोजी पोषण करने वाले जीव। तो इसमें क्या मैं एक नंबर पे लिख सकता हूं शाकाहारी? शाकाहारी कौन होते हैं? जो भोजन हेतु या भोजन के रूप में पादपों का उपयोग करते हैं या भोजन हेतु किसी पादप पर निर्भर करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। समझ गए? लिखो वे प्राणी, हाँ इसी में शाकाहारी हेडिंग डालकर इसी में लिखना है। वे प्राणी जो पादप के किसी भाग, पादप के किसी भाग, पार्ट कोई, या पादप के किसी भाग या पादप के उत्पाद को, प्रोडक्ट मिलेगा जो प्लांट से, पादप के उत्पाद को भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। उदाहरण लिख दो, गाय, भैंस, गाय, भैंस, हिरण, घोड़ा, ठीक है। ये डायरेक्ट किस पे डिपेंड करते हैं या भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? पादप को या पादप से मिलने वाले प्रोडक्ट को, ठीक है। 2 नंबर पे लिखो मांसाहारी। हैं? खरगोश रोटी खा सकता है, खरगोश भी लिख दो इसमें। हैं? तो रोटी आई किससे है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने तो कह रहे हैं इसमें कि ज्यादातर प्रत्यक्ष। अब खरगोश को आप किस में रखोगे? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक? शाकाहारी में रखेंगे, ठीक है। मांसाहारी वे जंतु जो भोजन के लिए किसी जंतु का शिकार करते हैं, इसी को मार कर खाएंगे। किसी जंतु का शिकार करते हैं। उदाहरण लिख दो, शेर, चित्ता, चित्ता, हाँ चीता, ठीक है। और लिख दो लोमड़ी, भेड़िया, हैं? नहीं नहीं, लक्कड़ बग्गड़ आएगा उसमें, भेड़िया नहीं आएगा। लक्कड़ बग्गा जानते हो? लक्कड़ बग्गा देखा है? भेड़िए जैसा ही होता है, भेड़िया मुंह ऊपर करके सुबह सुबह वो जैसे कुकड़ बोलता है वैसे वो भांग देता है। भेड़िए जो लक्कड़ बग्गा होता है वो क्या होता है कि
लार गिरती रहेगी उसके मुंह से लगातार। कुत्ते जैसा ही होता है, भेड़िए जैसा ही होता है, समझ गए? लगातार क्या गिरती रहेगी? लार। ठीक है, मुंह खुला ही रहता है उसका। अब लार आप कहोगे सर कुत्ते की रहती है, कुत्ते की लार ज्यादा गर्मी होती है तब आती है, पूरे टाइम नहीं आती कुत्ते में लार, देखी होगी। लक्कड़ बग्गे में लार निकलती ही रहेगी। लिखो अगला, सर्वाहारी, तीसरा। अब ये तो आप कॉमन सेंस से करोगे, ठीक है, मैं उदाहरण लिखवा रहा हूं वो नहीं आएंगे, अभी बोल देता हूं। ये आपकी इस IQ पे डिपेंड करेंगे। आपसे पूछ लिया कि निम्न में से सर्वाहारी कौन है, शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, अपमार्जक कौन है, तो इस पे आपको जोर देना पड़ेगा तब करोगे। मैं लिखूंगा जरूरी थोड़ी है वो आएंगे, मैं बता सकता हूं कि इसको कहते हैं। सर्वाहारी में लिखूं, वे जंतु, वे जंतु जो पादप से प्राप्त उत्पादों के साथ साथ से प्राप्त उत्पादों के साथ साथ जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने गेहूं, गेहूं क्या है? पादप से प्राप्त उत्पाद है, उसकी मैंने बनाई रोटी, और अब वो रोटी और दोनों साथ ही खाऊंगा, मन किया तो अकेला भी खा सकता हूं लेकिन साथ भी खा सकता हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। समझ गए बात? कि जो पादप से प्राप्त होने वाले उत्पादों के साथ साथ जंतुओं को भी भोजन के रूप में उपयोग में लेता है। समझ गए? उदाहरण लिख दो, कुत्ता, बिल्ली, सलमान खान यानी कि मानव, मानव मनुष्य, मनुष्य सर्वाहारी है या आप शाकाहारी मान के बैठे हो? हैं? चलो, अंडा मांसाहारी होता है कि शाकाहारी होता है? दोनों होते हैं। कौन कहता है अंडा मांसाहारी होता है? थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिएगा। और शाकाहारी कौन मानता है? और बाकी हमें क्या, शाकाहारी हो या मांसाहारी, हम तो नहीं खाएंगे। मतलब वैसे ही पूछ लिया आपसे किसी ने, शाकाहारी है या मांसाहारी है, मैं तो बताऊंगा, फिर मैं सोचा आपसे भी जानकारी ले लो। हैं? नहीं नहीं, फिर भी कोई होता है। अब देखो रिस्पांस नहीं मिल रहा, इसमें से कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए, मतलब ये बोलना चाहते हैं, और यहाँ पे आप बैठे हो तो साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आप बोलना भी सीखो, अच्छी बात है। आगे सभी जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको इंटरव्यू देना है, वरना फिर वही दिक्कत होगी जो आप देखते हो। ठीक है? जिस अंडे पर मुर्गी बैठ गई वो मांसाहारी है, जिस अंडे पर मुर्गी बैठ गई वो क्या है? और जो अपने ठेले पे मिलते हैं ये सारे शाकाहारी होते हैं, ये मांसाहारी नहीं होते, क्योंकि ये लेब में बने होते हैं। और मुर्गी जिस पर बैठ गई उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, सेकती है ना, आपको पता होगा कोई भी पक्षी है वो अंडे को सेकता है, मादा जो होती है। सेकने का मतलब है कि उसमें कोशिकाएं हैं वो विभाजन करना प्रारंभ कर चुकी है, और वो अंडा है वो विकसित होना प्रारंभ कर चुका है। और जो अंडा विकसित करना प्रारंभ कर चुका है उसके अंदर जीव अंश है। और जो यहाँ पे मिलते हैं ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते। उबला हुआ आलू होता है ना, उबला हुआ आलू और ये अंडा सेम ही है। आपने देखा होगा एक ब्राउन कलर का अंडा भी होता है वहां पे, उसको कहते हैं देसी अंडा, है ना? वो देसी अंडा है वो मांसाहारी होता है। ठीक है? और जो मतलब
इस मामले में जो थोड़े से ये होते हैं कि जो अंडे खाते हैं और जानकार होते हैं वो ठेले पे कभी नहीं खाते, वो अंडे कहीं से लाएंगे। वो अंडे जो मुर्गी ने दिए हुए हैं ना कि लेब में बने हुए, तो इसको खाना और उबले हुए आलू को खाना एक ही बात है। अपने सोचते हैं कि ताकत आएगी इससे, कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये शाकाहारी होते हैं। जिस पर मुर्गी बैठती है वो ब्राउन कलर वाले है ना, वो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि वो उसमें डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और वो मुर्गी के माध्यम से आए हैं। लिखो अपमार्जक। अपमार्जक किसको कहते हैं? अपमार्जक साबुन वाला अपमार्जक नहीं है, जो मृत जंतुओं को खाते हैं। किसको खाते हैं? मृत जंतुओं को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैसे गिद्ध, चील, बाज, लक्कड़बग्गा। ये लक्कड़बग्गा कभी भी शिकार नहीं करता है, ये मरे हुए मांस को खाता है। हैं? केंचुआ इसमें नहीं आएगा। हैं? सुअर, हाँ सुअर, जंगली सुअर है वो इसी में आएगा। केंचुआ इसमें नहीं आएगा। केंचुआ मांस थोड़ी खाता है, मिट्टी को खाता है, मांस थोड़ी खाता है। इसमें किसको रखा है? मृत जंतुओं को जो खाएंगे। केंचुए को किसान मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मिट्टी में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर अपनी भोजन का पूर्ति करता है। तो वो मिट्टी खा रहा है, मांस नहीं खा रहा। ये क्या खाते हैं? जंतुओं को खाते हैं। और कौन से जंतुओं को? मरे हुए जंतुओं को। लिखो हैं? केंचुआ तो ये तीसरा पोषण पड़ा है अभी, इसमें आएगा। केंचुए में ये पोषण पाया जाता है। लिखो वे प्राणी जो मृत जंतुओं को खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं तथा मृत जंतुओं को खाकर मृत जंतुओं को खाकर ये उन्हें सड़ने से बचाते हैं। मृत जंतुओं को खाकर ये उन्हें सड़ने से बचाते हैं, इसलिए 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 नहीं, इस प्रक्रिया को लिखना है यार। क्या इस प्रक्रिया को अपमार्जन कहते हैं। कि ये सड़ने से बचाते हैं मरे हुए जंतुओं को, और सड़ने से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपमार्जन। समझ गए? और ये चीज होनी चाहिए, वरना जो भू रासायनिक चक्कर है अपने इन्वायरमेंट का वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्योंकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके मांस से इतनी भयंकर बदबू आएगी कि अन्य जीव प्रभावित होंगे। उदाहरण लिखो चील, चील चील काइट, गिद्ध, गिद्ध, सियार। सियार देखा है क्या? कैसा होता है? अच्छा होता है। मतलब दिखने में किसके जैसा होता है सियार? भेड़िए जैसा। लक्कड़बग्गा, आदि। कीट पतंगे हैं उसको हम
परजीवी पोषण में भी रखेंगे, कुछ को मृतोपजीवी कहेंगे। जैसे क्यूलेक्स मच्छर है, कीट है। पहली बात तो कीट कहेंगे किसको, जिनमें जॉइंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जॉइंट। अब कीट है वो किसी जीव पर स्थायी या अस्थायी रूप से रह सकता है, तो वो परजीवी पोषण में भी आएगा। और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मृत पदार्थों को भी खाते हैं, उसको हम किस में रख लेंगे? मृतोपजीवी पोषण में। पूर्ण भोजी पोषण नहीं पाएगा, क्योंकि वो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण नहीं करते। जो ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे वही किस में आएंगे? पूर्ण भोजी पोषण में। समझ गए? इसीलिए तो पहले वो बात लिखी कि भोजन की प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हो गया टाइम।